औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी इर्तिका के हवाले से कुरानिक कॉन्सेप्ट की बात हो रही थी और हम यहाँ तक पहुँचे थे कि ये जो दज्जाली साइंस है जिसकी इब्तदा रेनेसांस से हुई और जिसको सो कॉल्ड यूरोप की निशात सानिया कहा जाता है, और इससे पैदा होने वाली जो सिविलाइजेशन है वो इंसानी इर्तिका के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है और इसने इंसानियत के इर्तिका को ना सिर्फ रोक दिया है बल्कि रिवर्स कर दिया है, क्योंकि ये इंसान को मोर देन 50 डायमेंशन से तबाही की तरफ लेके जा रही है ये सिविलाइजेशन। लेकिन इसका दजलो फ़रेब देखें कि इंसान ये समझ रहा है शायद मैं तरक्की कर रहा हूँ, हालांकि इस साइंस ने, दज्जाली साइंस ने मादे को तरक्की दी है। इंसान बेचारा तो बहुत पीछे रह गया है, मादा आगे निकल गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मादा जो है वो हवा में उड़ सकता है जहाज़ की सूरत में, इंसान नहीं उड़ सकता। हालांकि इंसान के अंदर ये कुव्वत डॉर्मेंट फॉर्म में मौजूद है और कई लोग इस तरह की मेडिटेशन करके और मुख्तलिफ़ प्रैक्टिसेस करके ये एग्ज़िबिट कर सकते हैं। ये जो लामाज़ हैं तिब्बत के, ये हवा में मुअल्लक़ हो जाते हैं बैठे बैठे मेडिटेटिव स्टेट में। तो इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर ये कुव्वत तो मौजूद है, लेकिन इस दज्जाली साइंस ने उन कुव्वतों की से इंसान की तवज्जो हटा के मादे की तरफ मरकूज़ कर दी। अब मादा उड़ सकता है और इंसान जो है नहीं उड़ सकता, तो ये मादे की तरक्की है, इंसान की तरक्की नहीं है। लेकिन इस दज्जाली सिविलाइजेशन ने और इस दज्जाली साइंस ने इंसान को इस फ़रेब में मुब्तला कर दिया है कि ये तुम्हारी तरक्की है। इसी तरह ये मोबाइल है, तो मोबाइल जो है, मोबाइल के ज़रिए आप यहाँ बैठ के अमेरिका में किसी बंदे से बात कर सकते हैं, लेकिन यही कुव्वत इंसान के अंदर मौजूद है डॉर्मेंट फॉर्म में, जिसको टेलीपैथी कहते हैं। तो हमें उस साइंस की ज़रूरत है जो इंसान को डेवलप कर सके। हमें उस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो इंसान के अंदर जो डॉर्मेंट फॉर्म में कैपेबिलिटीज़ हैं उनको एक्टिवेट कर सके। क्या ये बेहतर है कि आप मोबाइल के ज़रिए अमेरिका बात करें, या ये बेहतर है कि टेलीपैथी के ज़रिए बात करें? ये तो मादे की तरक्की है ना, जबकि वो आपकी ज़ाती तरक्की है, इंसान की तरक्की है। तो रियल तरक्की इंसान की यही है कि इंसान ख़ुद वो काम कर सके। इसी तरह एयर कंडीशन के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो ये तो मादे की तरक्की है ना, मादा माहौल को ठंडा कर रहे हैं, जबकि इंसान के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है। और योगीज़ में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने थर्मोस्टेट को टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट कर लें, तो गर्मी नहीं लगेगी। तो ये होगी इंसान की तरक्की। इसीलिए योगीज़ जो है जाके बर्फ़ों में बैठे रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो अपना थर्मोस्टेट एडजस्ट कर लेते हैं उसके मुताबिक। तो हमें इस साइंस की ज़रूरत है जो इंसान को डेवलप कर सके। इसी तरह आप सेटेलाइट के ज़रिए अमेरिका में
ऑब्ज़र्व कर सकते हैं लोगों को, तो यही कैपेबिलिटी इंसान के अंदर मौजूद है जो कशफ़ है। जो कशफ़ की कैपेबिलिटी है वो इंसान के अंदर डॉर्मेंट फॉर्म में मौजूद है। तो हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो साइंस चाहिए जो हमारी इस क़ुव्वत को डेवलप करे, ताकि हम सेटेलाइट के मोहताज ना हों। वो तो सेटेलाइट की या मादे की तरक्की है ना। मादा इतना तरक्की कर गया कि सेटेलाइट बन गया, अगरचे वो हमने ही उसको दी है, लेकिन हमने गलत किया ना कि मादे को सर पे बिठा लिया। हमें चाहिए था कि वो साइंस डेवलप करते जिससे इंसान डेवलप होता, ना कि मादा। जैसे अमेरिकन राइटर डैनियल रोसाइट्स कहता है अपनी किताब प्रोफेशंस एंड डिसिप्लिन्स में कि इंसान ने वो इल्म अभी डेवलप ही नहीं किया जिस इल्म की इंसान को ज़रूरत है, और जिस इल्म की इंसान को ज़रूरत नहीं उसके इंसान ने अंबार लगा लिए हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करें उसकी जानवरों से बात करने की, परिंदों से बात करने की, तो ये परिंदे भी बोलियां बोलते हैं, ये आपस में गुफ्त शुनीद कर रहे होते हैं, और कुरान ने इस तरफ हिंट दी है। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां समझ लेते थे, जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, तो हम इसको पहचान के लिए ये कह देते हैं सुलेमानी ब्रेन फ्रीक्वेंसी। यानी इंसान के ब्रेन में ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के मुताबिक बात कर सकता है, लेकिन वो मेथडोलॉजी डेवलप नहीं की गई, और इंसान ने वो टेक्नोलॉजी समझी नहीं कि अपनी ब्रेन फ्रीक्वेंसीज को किस तरह शिफ्ट करना है एक से दूसरी पे। अगर इंसान ये समझ लेता है और ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेता है, तो फिर इंसान परिंदों से, जानवरों से भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो बेसिकली ये कुरान ने हिंट्स दिए हैं कि देखो ये तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं, और योगिक साइंस भी ये बात मानती है। हालांकि हिंदुइज़्म जो है दुनिया का पुराना तरीन मज़हब है, और उसके अंदर जो योगिक साइंस है वो इस बात को तस्लीम करती है, और इस्लाम जो है सबसे लेटेस्ट मज़हब है, इस्लाम भी इस बात के बारे में हिंट कर रहा है। इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ वगैरह भी तस्बीह करते थे, तो इसको हम पहचान के लिए दाऊदी ब्रेन फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। तो यानी इंसान के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो पहाड़ों से भी कम्युनिकेट कर सकता है, बशर्ते कि वो अपनी ब्रेन फ्रीक्वेंसीज को शिफ्ट करना जान जाए, तो फिर वो बात कर सकेगा। और ये सारी कैपेबिलिटीज़ जो हैं इंसान के अंदर डॉर्मेंट फॉर्म में मौजूद हैं। अब इंसान ने उस साइंस को डेवलप ही नहीं किया ना कि जिसके ज़रिए ये कैपेबिलिटीज़ एक्टिवेट हों, और वो साइंस जो है उसको आप रूहानियत कह लें, उसको तसव्वुफ़ कह लें, उसको मेटाफिज़िकल साइंसेस कह लें, या उसको योगिक साइंस कह लें। तो जब इंसान स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है या तसव्वुफ़ की प्रैक्टिसेस करता है, ज़िक्र अस्कार करता है, मुराक़बात करता है, तो उसकी अंदर की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो एक्टिवेट होती हैं, और फिर मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ कैपेबिलिटीज़ ज़ाहिर भी होती हैं, नज़र भी आती हैं। इसी तरह योगा वाले जो हैं वो भी योगिक
अपनी योगिक साइंस के ज़रिए अपनी डेवलपमेंट करते हैं और उनमें भी बहुत सी कैपेबिलिटीज़ नज़र आती हैं। तो योगा भी जो है वो आप ये समझें कि ये एक स्पिरिचुअल साइंस है और ये भी इंसानी इर्तिका के लिए बड़ी हेल्पफुल है। मसलन यानी हम अगर योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन को देखें तो आजकल योगा के जो हैं 4 बड़ी ब्रांचेस हैं। जैसे हमारी तसव्वुफ में 4 बड़े सिलसिले हैं ना, चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी और नक्शबंदी। तो ये 4 बड़े सिलसिले हैं, यानी चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी और नक्शबंदी। इसी तरह योगा में 4 मेन ब्रांचेस हैं। कर्मा योगा, ये एक्शन से रिलेटेड है, अमाल से रिलेटेड है। भक्ति योगा, ये डिवोशन से रिलेटेड है, लव से। नाना योगा, ये इंटेलेक्चुअल डोमेन से रिलेटेड है। और क्रिया योगा, ये जो है इंसान के अंदर जो उसके एस्ट्रल बॉडी में जो एनर्जी सेंटर्स हैं उनकी एनर्जीज़ को एक्टिवेट करने और मैनिपुलेट करने से रिलेटेड जो है वो है क्रिया योगा। तो क्रिया योगा जो है इट इज़ द मोस्ट पावरफुल योगा। और आजकल इंडिया में जो 7 गुरु साहब हैं ये क्रिया योगा के गुरु हैं और ये बड़े इंटरनेशनल लेवल पे मशहूर हैं। तो इनके बुक्स भी मैंने पढ़ी, इनकी वीडियोस भी देखी और इनके बड़ी डिस्कशंस हुई हैं। अमेरिका के जो ब्रेन प्लास्टिसिटी के एक्सपर्ट हैं डेविड ईगलमैन, उनके साथ भी इसकी डिस्कशन हुई है। और डिस्कशन के एंड पे ऐसे ही लगता है कि डेविड ईगलमैन बेचारा जो है वो सुकड़ गया है 7 गुरु साहब के सामने। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी इंसान की इर्तिका के लिए बड़ी हेल्पफुल साइंस है जो योगा साइंस है। ठीक है, उनका अपने मज़हब के हिसाब से है, लेकिन डेवलपमेंट डेफिनेटली उनकी होती है। 2-3 चीज़ें जो 7 गुरु के हवाले से मैंने किताब में पढ़ी और उसकी वीडियोस में देखी। जैसे डेविड ईगलमैन के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कि आपकी टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर ले कि आप दूर टेलीफोन पे सैकड़ों मील दूर बैठ के टेलीफोन पे घर बात करें तो आपको जो हंडिया पक रही हो आपके घर में उसकी खुशबू महसूस हो। कहते हैं मैं मानता हूँ हो सकता है टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर ले, लेकिन आई कैन डू इट विदाउट टेक्नोलॉजी। दूसरी बात, एक बंदे से उनकी डिस्कशन हो रही थी तो वो ये कहते हैं कि आप तो किताबें इतनी नहीं पढ़ते हैं, इतने पढ़े भी नहीं हुए हैं, शायद बीए हैं, ये मेरे ख्याल में ग्रेजुएट हैं वो, तो आप तो हर सब्जेक्ट पे बात करते हो, तो ये कैसे मुमकिन है। तो इससे पहले कि मैं वो वाक़या सुनाऊं, 7 गुरु का मतलब होता है वो बंदा जिसके अंदर से इल्म फूटता है, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं 7 गुरु। तो वो जब उस बंदे ने पूछा कि जी ये आप कैसे ये सारी डिस्कशन कर लेते हैं जबकि आप इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो वो कहता है कि डोंट यू हैव इट इन योर माइंड, व्हाई आई शुड रीड ऑल दो स्टूपिड बुक्स। मैं क्यों वो किताबें पढूं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, आपके दिमाग में है ना, मैं उधर से पिक कर लेता हूँ।
उसने कहा आप तो बड़ी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ भी इस्तेमाल करते हैं। तो कहता है वो टर्मिनोलॉजीज़ भी तो आपके दिमाग में पड़ी हुई है ना, आप लोगों ने वो किताबें पढ़ी हुई हैं ना, तो मुझे क्या ज़रूरत है पढ़ने की। यानी कि उनके अंदर माइंड रीडिंग की कैपेबिलिटी है। अब ये बड़ी यूनिक कैपेबिलिटी है। इसी तरह वो अपने जो उसके मुरीद हैं उनका भी माइंड पढ़ लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपने मुरीदों को योगा का बताता है कि प्रैक्टिस करनी है। तो आप मुरीद आया है तो मुरीद साहब ने फॉर एग्ज़ाम्पल बुद्ध को प्रैक्टिस नहीं की थी, तो वो कहता है कि हाँ भाई प्रैक्टिस कर रहे हो? कहता है हाँ जी मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहा हूँ बड़ा रेगुलरली। तो गुरु साहब पूछते हैं कि अच्छा आपने बुध वाले दिन किधर की थी प्रैक्टिस? तो वो फिर खिसियाना सा हो जाता है कि जी बुध वाले दिन तो मैंने नहीं की थी। तो फिर वो पूछता है कि गुरु हाउ यू कम टू नो ऑल दीज थिंग्स? कहते हैं इट इज़ रिटन ऑन योर फोरहेड। तो इसी तरह अपने बारे में उसने बताया कि मुझे अस्थमा था और अस्थमा मुझे बड़ा तकलीफ़ दे रहा था और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इसको ठीक करूं। तो कहते हैं एक दिन बहुत ज़्यादा शदीद अटैक हुआ, बस मैं मरते मरते बचा। तो फिर मैंने कहा कि यार इसको कोई बंदोबस्त करना चाहिए। तो कहता है मैं मेडिटेटिव स्टेट में गया और मैंने अपने आप को ट्रीट किया। एंड आफ्टर हाफ एन आवर व्हेन आई केम आउट ऑफ द मेडिटेटिव स्टेट, अस्थमा हैड लेफ्ट मी फॉर नेवर टू कम बैक। तो हमें तो ये मेडिकल साइंस चाहिए है जो आधे घंटे में अस्थमा को जड़ से उखाड़ के ख़त्म कर दे और फिर कभी भी ना आए अस्थमा। तो क्या ये ऐसी मेडिकल साइंस जो है वो इंसानियत के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है बनिस्बत इसके कि ये वेंटोलिन की गोलियां खाते रहें और फिर उससे आपके नर्वस सिस्टम में राशा भी आ जाए, आपके हाथ भी लरजने शुरू हो जाएं और 20 किस्म के उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हों और गोलियां खाते रहें तो काम चलता रहे। जिस दिन गोली छोड़ी तो अटैक दोबारा हो गया। यही हाल बीपी की गोलियों का है। तो कहने का मतलब ये है कि ये है वो रियल साइंस जो इंसान को डेवलप करती है, ना कि मादे को। ये जो तसव्वुफ़ है या रूहानियत है या योगिक साइंस है, ये इंसान को डेवलप करती है। इसी तरह ये जितने मार्शल आर्ट्स हैं ये भी इंसान को डेवलप करते हैं ना। देखें थोड़े से आप लकड़ी तोड़ सकते हैं, तो अगर आप मार्शल आर्ट्स में माहिर हो जाते हैं तो आप अपने हाथ से लकड़ी तोड़ लेते हैं। इसी तरह लोग प्रैक्टिस करके 7 ट्रक्स, ये भी मतलब है कि गिनीज बुक में रिकॉर्ड मौजूद है कि एक बंदे ने 7 ट्रक्स जो थे वो खींचे अपने ज़ोर से, पर्सनल ज़ोर से 60 ट्रक लाइन में लगा के उसने खींचा। इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर ये पावर मौजूद है ना। इसी तरह चीज़ को उठाने के लिए हम क्रेन इस्तेमाल करते हैं, वो तो क्रेन की पावर है ना, यानी मादा डेवलप हुआ है। अब इंसान के ब्रेन में एक पावर है जिसको कहते हैं टेलीकाइनेसिस। तो अगर इंसान वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेता है तो वो बड़ी भारी भारी चीज़ें अपने सिर्फ ब्रेन पावर से उठा सकता है और मूव कर सकता है। तो हमें उस साइंस की ज़रूरत है जो इंसान को डेवलप करे, ना कि मादे को डेवलप करे। इस दज्जाली साइंस ने ये फ़रेब क्रिएट किया है कि इंसान की बजाय मादे को डेवलप किया और इंसान ये समझ रहा है कि ये इंसान डेवलप हो रहा है।
और इस फरेब से इंसान कैसे निकल सकता है? सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि वो रेवोल्यूशन की छाँव में आ जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकिया जो है नेक्स्ट हिस्से में होगा इंशाअल्लाह।